हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी बुक को पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए है। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है विविधता की समझ। तो चलिए हम लोग आज क्लास 6 में चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विविधता भिन्नताएँ सभी एक ही है। तो चलिए पार्ट में आगे हम लोग बढ़ते हैं। विविधता की समझ। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। मान लीजिए कि हम लोग अभी क्लास 6 में हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आप ही की तरह दिखती हो? इस पार्ट में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही इन विविधताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता यानी अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। ये देखिए, ये 3 चित्र बनाए गए हैं तीन छात्रों के द्वारा जो क्लास 6 में पढ़ते हैं। और इस डब्बा जो खाली है इसमें हमें अपने हिसाब से कोई ड्राइंग बनाना है। तो सभी ड्राइंग एक दूसरे से अलग भिन्न होंगे। वो कैसे? चलिए पढ़ते हैं आगे। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र इन तीनों चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से हो बहुत भिन्न हो। जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है उसी तरह हमारे रंग, रूप, खान पान आदि में भी भिन्नता है। तो हम लोग भी जो ड्राइंग बनाएंगे वो बहुत अलग होगा, इन तीनों से भी अलग होगा। तो वो भी अलग भिन्नताएं भी एक तरह का विविधता ही है। तो चलिए पाठ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो एक बॉक्स है, अपने बारे में निम्नलिखित जानकारियाँ दीजिए। इसमें सभी बच्चों के अलग अलग उत्तर होंगे। वो कैसे? चलिए पढ़ते हैं। बाहर जाते समय मैं जो लड़की होगी उसे सलवार सूट पहनना, फ्रॉक पहनना, जींस टॉप पहनना ये सभी पसंद होगा। मैं बाहर जाते समय डॉटर पहनना पसंद करती हूँ। लड़का होगा तो उसे शर्ट पैंट, सबका अलग अलग आंसर होगा। तो ये सब तो अपने से ही हम लोग खुद से कर सकते हैं। मैं घर में डॉटर में बात करती हूँ, मैं अपने रूम में बात करती हूँ। मेरा पसंदीदा खेल कबड्डी है। किसी का लूडो होगा, किसी का क्रिकेट होगा। मुझे हिस्ट्री के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है, किसी को पॉलिटी के बारे में किताबें पढ़ना पसंद होगा। सबके अलग अलग आंसर होंगे। तो ये भिन्नता भी विविधता ही है। तो चलिए पाठ में आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों का जवाब एक जैसे ही हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपके सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों के आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप सब अपने साथियों की तरह ही हैं और कई मामलों में आप अपने साथियों से बिल्कुल अलग हैं। दोस्ती करना। यहाँ 2 लड़के हैं। समीर 1 छोटा है, समीर 1 बड़ा है, ये साइकिल पर है जो वो, और ये समीर छोटा है, समीर 2 है। इन दोनों का एक कहानी है। तो वो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। हाँ, तो कहानी यहाँ से स्टार्ट है। दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान है जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़े और इसके बारे में सोचें। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहों की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी और अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों को चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? छोटा जो समीर था वो बड़े समीर से पूछा। बड़ा समीर जो है हिंदी का अखबार मांगा तो छोटे समीर बोल रहा है, क्या आपको हिंदी आती है? तो समीर 1 है वो बोला, बिल्कुल। मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर जो समीर 2 है वो बोला, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वो बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं? तो वो जो समीर 1 था बड़ा वाला तो बोला, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ साथ हिंदी भी पढ़ी है। तो जो छोटा समीर है, समीर 2, वो तो कभी स्कूल गया ही नहीं, तो उसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो वो बोला, सब्जेक्ट उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया हो उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। जैसे ही मैंने शुरू किया था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों का हॉर्न का शोर
100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। जो समीर 1 है बड़ा वाला, तो वो जैसे ही सब्जेक्ट के बारे में बताने को चाह रहा था तो हरी बत्ती हो गई, तो वो आगे बढ़ गया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर आया। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार पढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, आप बताइए कि यह सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा था। बड़ा समीर सोच रहा था, ओह तो बड़ा समीर है वो बोल रहे हैं, ओह यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। मैंने कहा, जो बड़ा समीर है वो बोला, ओह यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। इसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? बड़ा समीर जो है छोटे समीर से पूछ रहे हैं कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं। जो छोटा समीर है वो बोला, कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल के गद्दे पर बराबर अपने आप को नापा। जो सब छोटा समीर था, जो बड़े समीर के साइकिल के सीट के इतने हाथ को नापा और बोला, मैं इतने बराबर जब था तभी से अखबार बेच रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो पहले मेरी माँ भी मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ अभी। तो जो बड़ा समीर है वो बोला, अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, बड़ा समीर पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई सॉरी तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। बड़ा समीर जो है चल पड़ा। मैंने उससे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वो मेरठ में है और उसके साथ है बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में वो आवाज़ डूब गया। दूसरे दिन, मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। जो छोटा समीर है वो बोला, मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा। और जो छोटा समीर है वो शर्माते हुए पूछा कि आपका नाम? यह सुन बड़ा समीर जो है वो आश्चर्य में वो बोला, तो बड़े आश्चर्य की बात है, मेरी साइकिल डगमगाई, मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। क्या? उसकी आंखें वो बोला, क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है? जो बड़ा समीर है वो बोले, तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या होता है? हवा, पवन और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान है, हनुमान। तो अब से आगे है, तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। जो छोटा समीर है वो बोला, तो आप समीर 1 और मैं समीर 2। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिला समीर 2। चुप रहो, सॉरी। तो आगे चलिए पढ़ते हैं। आगे उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। हाथ मिलाए तो उसका हाथ जो छोटा था चिड़िया की तरह उसके हाथ में समा गया। मैं जो बड़ा समीर है, मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस हो रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगों। लेकिन समीर मैंने शुरू ही किया था। तो वो बोला, छोटा समीर, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वो बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। तो ये कहानी थी। तो चलिए पाठ में अभी और है यहाँ तक। तो अगले दिन वह चौराहे पर नहीं दिखा। तो उसके अगले दिन वह नहीं दिखा और आगे फिर कभी नहीं। अंग्रेजी या हिंदी का कोई भी अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। वो समीर एवं जो है वह सोच रहा है कि कोई भी अखबार नहीं बता सकता था कि समीर 2 जो है वो कहाँ गया। तो ये कहानी थी। तो चलिए पाठ में आगे बढ़ते हैं। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं बहुत अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। जहाँ समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का कभी मौका ही नहीं मिला। आपने संभवतः अपने इलाके में कई लोगों को ऐसे देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। जैसे हम अमीर गरीबी को
विविधता नहीं कहेंगे, इसे हम लोग गैर बराबरी का रूप कहेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है और न ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं, इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता एक और उदाहरण है। मतलब ये भेदभाव के, गैर बराबरी के, जाति व्यवस्था असमानता भी गैर बराबरी के ही एक उदाहरण है। चलिए पढ़ते हैं। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं और जो लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए अगर आप एक कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार की ही होती है और आप बस वही बन सकती थी जो कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। तो जो पहले के लोग थे उन्हें जो जाति थी उसी जाति के आधार पर उनका पेशा था। जैसे कुम्हार तो घड़ा बना सकता था, दिया बना सकता था, यही सब उनके पेशे में थे। वो कोई अन्य कार्य नहीं कर सकते थे। जैसे ठाकुर जो लोग हैं वो लोग बाल काट सकते थे और उनके लिए कोई अलग कार्य नहीं था। बट आज के समय में वैसा नहीं है। आज के सभी लोग पढ़ सकते हैं और अलग अलग हुनर सीख सकते हैं। अगर आज के समय में इस गैर बराबरी को देखा जाएगा तो कानूनी कार्रवाई होगी। तो चलिए पाठ में आगे बढ़ते हैं। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होंगी। ये भिन्नता भी है, एक विविधता। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानियाँ बनाना भी पसंद होंगे। जैसे हम लोग कभी मुश्किल में हो जाते हैं तो झूठ बोलते हैं, कहानी बनाते हैं। तो वही ये एक कहानी का ही ये कालीन पर उड़ रही है बूढ़ी माता, ये कहानी का ही रूप है जो चित्र में दर्शाया गया है। तो चलिए पाठ में आगे पढ़ते हैं। आपको कहानियाँ बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी आपको खुद कहानी बनाना पसंद भी होगा। और जैसे हम लोग कभी मुश्किल में पड़ जाते हैं तो कहानी बनाने लगते हैं ना, वही कहानी। आपको कहानी बनाना पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ, ये बूढ़ी माता कालीन पर उड़ रही है, ये भी एक कहानी का ही पाठ है। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। आपको कहानी बनाना पसंद भी होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ में लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। जैसे समीर 1 और समीर 2 की कहानी थी, वैसे ही अन्य कहानियाँ, उस कहानी को सुनकर हमें अन्य कहानियाँ बनाने को भी प्रेरणा मिलेगी। तो अगर मान लीजिए कि कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा और रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। और कुछ अपने बचपन की यादों में गोते लगाए स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी है, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वाले को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग 2 ही रंग के कपड़े पहनते हैं और लाल एवं सफ़ेद एक ही तरह का खाना खाते हो, शायद आलू, समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरण और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी का खेल से अपना मनोरंजन करते हैं। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि इतना ही हमारे पास साधन है, तो इसी साधन से हम लोग अपनी कहानियाँ बनाएंगे ना। तो इसी में से कुछ है अपने कहानी बनाएंगे। एक ही जैसा सब देखकर बोर भी हो जाएंगे तो उतना इंटरेस्टिंग कहानी नहीं बन पाएगा। तो
मनोरंजन लायक उतना नहीं रहेगा जैसे कि समीर 1 समीर 2 का कहानी था। चलिए पाठ में आगे बढ़ते हैं। भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। वो कैसे, चलिए हम अब समझते हैं। हम विविधताओं को कैसे समझें? करीब करीब 200-225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाते या पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं जब पहले कुछ गाड़ी साधन नहीं थी तो अपने पेट भरने के लिए या कभी युद्ध के मामले से अनेक मामलों से हमें एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना रहता था तो या फिर व्यापारी करने के लिए तो हमें घोड़ा, बैलगाड़ी और पानी के जहाज़ से जाते थे हमारे पूर्वज लोग। तो चलिए पाठ में आगे बढ़ते हैं। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ लोग युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। आज के भी इस समय में जो बेरोज़गार लोग हैं वे जैसे कि बिहार में बहुत बेरोज़गार लोग होंगे सभी देशों में, तो वो एक स्थान से दूसरे बड़े स्थान पर जाते हैं ना, शहर में काम करने के लिए, फैक्ट्री में। तो वही है, पहले भी ऐसे ही होता था। और आगे पढ़ते हैं। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिलीजुली संस्कृति उभरती थी। तो जो पहले के लोग थे तो वो अपने पहले की संस्कृति और नई जगह पर जाते थे तो नई संस्कृति को दोनों को मिलाकर एक मिश्रित मिलीजुली संस्कृति का निर्माण करते थे। तो चलिए पाठ में आगे बढ़ते हैं। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने और पहाड़ी के इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह वे काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। अब शहर के लोग तो नहीं देखते कि खेती कैसे कर कैसे अनाज उगाए जाते हैं। वे लोग बस सब्जी मंडी में जाते हैं और किराने दुकान पर जाते हैं और सामान अपने खाने की ज़रूरतों को लिए पूरा करने के लिए किराने दुकानों पर निर्भर रहते हैं। वे लोग किसानों की ये सब तो नहीं देखते हैं, खेत तो नहीं देखते हैं, वही इसमें लिखा हुआ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि किसी क्षेत्र पर
किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये लद्दाख का सीन है। तो चलिए पाठ में आगे बढ़ते हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह जो बकरी से जो ऊन मिलता है पश्मीना ऊन मिलता है, यह ऊन बहुत कीमती है। इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। जो ये लद्दाख के लोग हैं एक ख़ास किस्म की बकरी को पालते हैं, उससे पश्मीना ऊन मिलता है और यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना का एक शाल बुना जाता है, वो कश्मीर में बुना जाता है, वो बहुत महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। लद्दाख में सिर्फ बकरियां पाली जाती है और ऊन को इकट्ठा कर कर कश्मीर के व्यापारियों को बेच दी जाती है और वहीं पर पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एक खास तरह का छेना है एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। वहाँ के लोगों के पास हर एक परिवार के पास कुछ गाय और बकरी और याक होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पश्मीना शालें बुनी जा रही हैं। ये कश्मीर का सीन है, ये पश्मीना शाल बुना जा रहा है। चलिए पाठ में आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तानी होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। पहले यहाँ पर भी व्यापारी आए थे इतिहास में। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले इस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। यहाँ से ही मध्य एशिया के काफ़िले इस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख के ही रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत में पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ये प्रीलिम्स में आएगा क्वेश्चन। 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ एक है केसर सागा, लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते और उस पर नाटक खेलते हैं। केसर सागा पर बौद्ध और मुसलमान लोग दोनों लोग गाते और उस पर नाटक खेलते हैं। अब हम लोग केरल के बारे में पढ़ते हैं। यह केरल का एक सीन है। अब इसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। केरल भी इतिहास के व्यापारियों के लिए एक बहुत ही अच्छा आकर्षक क्षेत्र माना गया है। सबसे पहले यहाँ अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। यहाँ ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस जी लगभग 2 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय संत थॉमस को ही जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी
वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। चीन के व्यापारी भी यहाँ केरल आए थे। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल का इस्तेमाल किया जाता है वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। और यहाँ पर जो मछली पकड़ने के लिए जालों का इस्तेमाल होता है वो चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। और उन्हें वो जो चीन जाल है उसको कहते हैं चीना वाला, वो चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए जो लोग बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, मछली को तलने के लिए जो लोग यहाँ के बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। चीना चट्टी। और तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल होता है उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु, इससे पता चलता है इन चीनावट्टी और चीनावाला के नाम से कि इसका इशारा करता है कि उसका उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। तो जाहिर सी बात है चीन में ही हुई होगी। केरल के तो चीन में हुई होगी तो चीन के व्यापारी केरल में आए थे ना, तो इसीलिए वहाँ पर है ये सब है। और उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। केरल की उपजाऊ ज़मीन, जलवायु चावल की खेती करने के लिए बहुत उपयुक्त है। और वहाँ के अधिकतर लोग मछली और सब्जी और चावल ही खाते हैं। और ये देखिए ये केरल में मनाया जाता है त्यौहार ओणम। यह नाव प्रतियोगिता होता है ये केरल का ही सीन है। यह एक त्यौहार है ओणम और यहाँ पर नाव प्रतियोगिता होती है। तो चलिए पाठ में आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग लद्दाख और केरल के बारे में पढ़ें तो जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों के चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ लोग केरल के भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और उनके व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। अतः आगे हम लोग देखते हैं कि विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार भी काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं और अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। और अब हम लोग आगे देखते हैं विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र के महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों को अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। और ये एक गीत है दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे है यह जो गीत है, यह अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल के उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो एक मिनट। जो गीत था अमृतसर में ये हुआ एक हत्या, अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग, यह गीत अमृतसर में
हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपात पूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें चली गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों के यादों में गाया गया था। ये जो गीत है, दिन खून के प्यारे हमारे भूल न जाना, यही गाया गया था यहाँ पे। तो चलिए पाठ में आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरते हुए गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे के सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में, जवाहरलाल नेहरू का एक किताब था भारत की खोज में लिखा था कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह बात यहाँ से यहाँ तक यह बहुत ही गहरी अंदर अलग अलग तरह की, यहाँ तक ये नेहरू जी ने लिखा था। अब आगे बढ़ते। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता था। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। नेहरू जी ने हमें यह विचार दिया, अनेकता में एकता। और पढ़ते हैं यहाँ पे, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। और यहाँ पर सब क्वेश्चन है। तो हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो। ये सारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।